खबर भिलाई से है, जहां आज सेक्टर 1 स्थित FSNL भवन इक्विपमेंट चौक में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के जापानी कंपनी को बेचे जाने के विरोध में आज 28 सितंबर से पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन भिलाई के अध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया ने बताया कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के निजीकरण को लेकर पूरे देश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल 28 सितंबर से शुरू हुई और यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि विदित होगी, हजारों करोड़ कंपनी का एसेट होने के बावजूद मात्र 320 करोड़ में इसे जापानी कंपनी के हाथों बेच दिए जाने का आम जनमानस में, फिरोज स्क्रैप कर्मचारियों में, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों में और सेल के सभी यूनिटों के कर्मचारी और यूनियन में तगड़ा आक्रोश है। इसके विरोध में आज फेरो स्क्रैप भिलाई में सभी यूनियनों के माध्यम से जोरदार हड़ताल किया गया, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों ने अपनी हाजिरी नहीं ली और साइट पर खड़े होकर जीरो प्रोडक्शन काम बंद कराकर अपनी ताकत और अपने विरोध का प्रदर्शन किया। निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बताएंगे सर। देखिए, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का निजी हाथों में बेचना हर कर्मचारी को नागवार गुजरा है और इसका आक्रोश हर कर्मचारी और यहाँ तक कि जितने भी सरकारी कर्मचारी भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, चाहे पूरे देश भर में जितने फेरो स्क्रैप की यूनिट्स हैं वहाँ काम करते हैं। हमारी यूनिट 8 हैं, बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, भिलाई, और ये सब जगह आज ये ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल हुई है, जो कि आज तक के इतिहास में फेरो स्क्रैप के 1979 से बनने के बाद से आज तक हुई नहीं थी। और ये दिखाता है कि कर्मचारियों के अंदर डर है कि उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। इसको लेके हर आदमी आज सड़क पे उतरा है और सभी इकाइयों में 100% काम बंद हुआ है और हजारों करोड़ का नुकसान सेल को और भिलाई स्टील प्लांट को हुआ है। इस बात के लिए हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि इस तरह से लाभ देने वाली कंपनियों को अगर बेचा जाता है तो कर्मचारी, चाहे वो सेल का हो, चाहे BSP का हो, चाहे किसी भी अन्य रेल का हो, भेल का हो, कहीं का भी आदमी होगा, वो आदमी सड़क पे उतरेगा और इस निजीकरण का विरोध करेगा। आज फेरो स्क्रैप में जिस तरह से पिछले लगभग 30-35 वर्षों से लगातार कमाई का साधन था, उस साधन को इन्होंने बंद कर दिया और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को बेचना ये पूरी तरीके से किसी न किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है, क्योंकि 35 कंपनियों की लिस्टिंग हुई, जिसमें से 34 कंपनियां घाटे की थी और सिर्फ एक कंपनी फ़ायदे की थी। उस फायदे को बेच दिया गया, जबकि पहले पॉलिसी बनी थी कि घाटे वाली कंपनियों को उसको मजबूत करेंगे, उसको पैकेज देंगे, उसको बढ़ाएंगे। वो वहाँ पे तो करते रहे, लेकिन यहाँ फ़ायदे वाली कंपनी को इन्होंने बंद करने का और बेचने का, वो भी जापानी कंपनी का जो निर्णय है उसका विरोध करते हैं। एक समय सरकार ने जो अमेरिकन कंपनी थी हैकेट इंडिया, उसको लेके फेरो स्क्रैप को बनाया और सेल की सब्सिडरी के रूप में काम किया शुरू से। 5 वर्षों बाद इसको MSTC के हाथों, जो गवर्नमेंट की PSU थी, उसको दिया गया, 100% शेयर था और फिर इसको जापान को बेच दिया गया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है एक साधारण नागरिक के रूप में कि ये देश फिर से जापानियों के हाथ में देकर आपने वही काम किया है जिस तरह से एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के राजाओं ने सौंप दिया था। आप भी उसी लाइन पे चल रहे हो, तो इसलिए पूरा विरोध है हमारा कि फेरो स्क्रैप का निजीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ के कर्मचारियों का भविष्य तय होना चाहिए, यहाँ के उनके आने वाले फ्यूचर में किस तरह के नियम रहेंगे, उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनको VR स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा या उनके नई कहीं सरकारी संस्थानों में उनको भेजा जाएगा। जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में भी काम कर रहे हैं उनको स्थायी करने की बात है, एडहॉक के कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने की बात है। अभी हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक ये अचानक 19 तारीख को, वो भी 320 करोड़ में, जबकि ये कंपनी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली कंपनी और आज 1000 करोड़ का एसेट्स हमारे पास और अगले 2 वर्षों का हमारे पास वर्क ऑर्डर है। इससे साबित होता है कि ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया, किसी व्यक्ति विशेष, किसी कंपनी को, किसी के इशारे पर इसको बेचा गया है, जिसका कि पूरा कर्मचारी विरोध करता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग आगे इसको जारी रखेंगे? देखिए, 28 तारीख आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई और ये ऑफिस आप देख लीजिए पूरी तरीके से बंद है। अंदर करीब 150 लोग काम करते हैं, आज कोई भी अंदर नहीं जा सका, ताला बंद है। ऐसे ही प्लांट के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो रेल मिल में हो, चाहे SMS3 में हो, चाहे वो NSB यार्ड में हो, चाहे ओपन हार्ट मकदम में, ना वहाँ रेल चली, ना JCB चला, ना पोकलिन चला, ना डंपर चला, ना डोजर चला। तो यह भिलाई में इस तरह का
पूरी तरीके से सफल आयोजन हुआ, ये कर्मचारियों की ताकत को दिखाता है और साथ साथ अन्य प्लांटों में भी इसी तरीके से बंद रहा, जो कि कर्मचारियों की एकता को और उनके भाव को पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है एक साधारण रूप में कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को अंधेरे में रखकर नीचे वाले जो सिस्टम थे उसने उनको ठगते हुए फेरो स्क्रैप का निजीकरण किया है, इसको रोका जाए। का पहला वाला फेल हुआ नगरनार का। 18 दिन था मैं नगरनार में। नगरनार को लास्ट में बेचने नहीं दिया हम लोगों ने। नगरनार बेच इसलिए नहीं पाए वो लोग क्योंकि वहाँ की पूरी शहर बंद हो गई। शहर का हर बच्चा हम लोग के साथ था। उन्होंने कहा अगर बेचना है हमारी ज़मीन हमको वापस कर दो, क्योंकि मोस्टली आदिवासियों की ज़मीन थी वो। उसके पहले उन्होंने 13 नंबर डिपॉजिट NMDC का उसको बेचने का कोशिश किया अडानी को। अभी भी अडानी का वहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। उसके बाद जब फेल हुए तो वो आए FSNL। ये एक ऐसी यूनिट है जो कभी भी घाटे में नहीं रही, क्योंकि ये हॉट केक है। फेरो स्क्रैप हॉट केक है और ये लगातार प्रॉफिट करती रही। जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट सेल का एक सबसे बड़ा यूनिट जब लॉस में जा रहा था, उस समय भी FSNL प्रॉफिट में जा रहा था। उसके बाद भी अचानक बीच में कोशिश की गई 2 साल पहले, फेलियर हुए, तो अभी अचानक थर्ड टर्म जब मोदी जी आए तो बिना किसी कंसल्टेंसी के, मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना धना से एक फॉरेन कंपनी को बेच दिया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक है, आर्टिकल 17 बोलते हैं उसको, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि भारत की प्रॉपर्टी किसी भी विदेशी को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गलती कर चुके थे जब ब्रिटिश काल में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नहीं देता है कि हमारी प्रॉपर्टी, इंडियंस की प्रॉपर्टी, भारत की प्रॉपर्टी को किसी विदेशी को बेचा जाए। लेकिन आज आश्चर्य है कि उन्होंने संविधान को उल्लंघन करते हुए एक विदेशी कंपनी को भेज दिया है और ये बहुत बड़ा देश के प्रति, जनता के प्रति अविश्वास है। हम चाहेंगे आप लोग ज़्यादा इसको हाईलाइट करें ताकि हमारी जनता, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले, भारत अच्छी स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं RB कह रहा हूँ, श्रमिक यूनियन से संबंधित हूँ, ऑल इंडिया लेवल पे हूँ। विजन से लेके पेंशन से लेके इंडिविजुअल केस बहुत सारे हैं और कंपनी के आर्थिक लेन देन जो हमारा और वर्कर का और इनका यूनियनों का जो साइन कंपनी ने किया है, एग्रीमेंट किया है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है और कंपनी को बेच दिया गया है। और हम आज 88 करोड़ रुपया इस ईयर में हमारा कमाई था और 320 करोड़ में कंपनी बेच दिया गया। हमारा 3000 करोड़ का एसिड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 268 कितना करोड़ हमारा फिक्स में है ना, 268 करोड़ हमारा फिक्स में है। जब हमारी कमाई हुई पैसों, उसके बाद भी ना तो हमको पैसे दिए गए, कुछ यूनियनों से हमारी बात नहीं की गई और कंपनी को एक तरफा बेचा गया। और कोई भी आगे ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि वर्कर का होगा क्या, वर्कर को रखेगा नहीं रखेगा, ब्याज लाएगा या क्या चीज़ होगा, इसको कुछ भी ना हमारा मैनेजमेंट क्लियर कर पा रहा है, ना हमारे चेयरमैन महोदय आए थे वो क्लियर किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें कुछ भी जानकारी से। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छे से, आपके संगठन की आगे की रूपरेखा क्या होगी? आगे की रूपरेखा कंटिन्यू स्ट्राइक जब तक हमारी कोई बातचीत नहीं। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, कोर्ट के विषय में भी सोच रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कंटिन्यू स्ट्राइक। परिचय देंगे। AK शर्मा दे चुका हूँ और इस 33 साल में मैंने ये देखा कि यह कंपनी जो है धारसो कॉरपोरेशन से इंदिरा गांधी ने इसको राष्ट्रीयकृत किया था और ये निरंतर जो है मतलब बहुत ही लाभ देता आया। हर प्रकार का रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग में ये जो है कामयाबी अर्जित करता रहा। भिलाई स्टील प्लांट बीच बीच में बहुत घाटे में रहा, लेकिन इन सबसे हट के ये पिछले 2 साल से गुप्त तरीके से पारदर्शिता को अपनाए बगैर
इस कंपनी का विक्रय किया गया। किसी भी तरह की कोई भी पारदर्शिता को सरकार ने नहीं अपनाया है, इतने अत्यंत गोपनीय तरीके से। और यहाँ तक कि जो SPS सेल परचेज एग्रीमेंट ड्राफ्ट है उसमें जो है वर्करों का लिखा हुआ है कि मतलब एम्प्लॉय ट्रीटमेंट यानी एम्प्लॉय बीमार पड़ गया उसका इलाज करो। अरे एम्प्लॉइज बेनिफिट होना चाहिए, कुछ नहीं है। हर तरीके से गला काटा गया है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कम से कम 25-30 हज़ार रुपया हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल भाई लोग हैं जिनका परिवार 2 बीवी बच्चे 4 आदमी कहाँ किस जगह जाएंगे। क्या ये सरकार जो इस लाभ वाली कंपनी का ठेका इनसे नहीं करा सकती थी इस स्लैग प्रोसेसिंग का? निश्चित रूप से इसमें जो है भारत के चुने हुए नेता और माफिया जो है संलिप्त हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह गुजारिश कर रहा हूं कि फेरो स्क्रैप को बचाने में आप लोग हम लोगों का पूरी तरह से सहयोग करें। शायद आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग चौथी कड़ी हैं, कुछ हम लोगों को या हम लोग मजदूरों का कुछ राहत मिल जाए। जय हिंद। जी बताएंगे, जिस प्रकार से निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है फेरो स्क्रैप को, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा इसमें साफ स्टैंड है कि 19 सितंबर को जिस तरह से सरकार ने मंजूरी दी है फेरो स्क्रैप निगम के रणनीतिक बिक्री को, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। निजीकरण का किसी भी रूप में हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब रणनीतिक बिक्री की बात आती है तो इसका मतलब ये है न केवल उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को कौड़ियों के मोल बेचा है, बल्कि उन्होंने अपने पसंद के खरीदार को बेचा है, जो एक तरह से इसके पूर्व के सरकारों में घोटालों की श्रेणी में आता है। इन्होंने उस बिक्री में भी जो घोटाला है उस घोटाले को लीगलाइज करने की कोशिश की है। तो हमारा विरोध वहाँ पर भी है। हमारा सीधा इसके ऊपर में स्टैंड है, आपने जिसको बेच दिया, लेकिन हम उन बेचने वालों को, विदेशियों को हमारे कंपनी के अंदर में घुसकर काम करने नहीं देंगे। अगर वो ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन लेकर यहाँ चला नहीं पाएंगे। यही संदेश हम देना चाहते हैं। जी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम SP डे, कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ C2।